सुमन जी, तकलीफ तो जाहिर कर ही रहे हैं ये अपनी। और असम का जो चुनाव है वो जो ये कांग्रेस का इंडिकेटर दे रहे हैं, ये बात उसी बात की आ रही कि एक सवाल बड़ा राजनीतिक मैंने दलों से मैं पूछना चाहता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, लेकिन 15 साल की हुकूमत में कभी ऐसा सुनते हुए मैंने नहीं देखा कि नहीं जनता ने हमें और ज़्यादा सपोर्ट दे दिया हो, हमने और बेहतर काम किया हो। तो ये एक बड़ा सा एक किस्म का मुहावरा बन गया भारतीय राजनीति के अंदर कि जहाँ पर भी हमारी हार होती है ये मान के चलते इसके लिए भी जनता दोषी है। तो ये भी मैंने मुझे लगता है यही सवाल यही उत्तर ये दोहरा रहे हैं। और जहाँ तक बंगाल की बात करते हैं तो मुझे एक जो मैं अभी आपने थोड़ी देर पहले सवाल उठाया था रोहित बामुले और इसके लेके, हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं किसी पक्षकार की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ ना उस लिहाज से, कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की अपनी बड़ी जबरदस्त जीत है, क्योंकि यहाँ पार्टी से भी ज्यादा राजनीतिक सोच की भी लड़ाई चल रही है साथ साथ। और राजनीतिक सोच ये कह रही थी कि जो जेएनयू से आंदोलन क्रिएट किया गया वो जमीन पे जाके क्या उसके रिजल्ट देने जा रही है, क्या उसके फलित देने जा रही है। तो बंगाल के अंदर जो प्रयोग हुआ जेएनयू के एक आंदोलन को क्रिएट करके, और बंगाल के अंदर जो प्रयोग हो रहा है हम उसे बहुत बुरी तरह फ्लॉप होते हुए देख रहे हैं। और ये फ्लॉप होना है, मुझे लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी या जो भी अपोजिशन की उस समय पार्टी थी या जो भी अपोज कर रही है उस पॉलिटिक्स का, उसकी बहुत बड़ी अपने आप में जीत है ये। पर सर दिक्कत क्या है ना कि पश्चिम बंगाल आज हो गया श्रीकांत जी, असम आज हो गया, केरल आज हो गया, पुडुचेरी तमिलनाडु आज हो गया। अब जब यूपी पंजाब होगा तो उस दिन विचारधारा की हार नहीं होगी, वो उस दिन जो है वो एंटी इनकम्बेंसी बता दी जाएगी कि हम तो 10 साल से सरकार चला रहे थे पंजाब में, इसलिए ऐसा हो गया। देखिए रोहित जी, इस देश में चुनाव तो हर 3 महीने के बाद चुनाव होता है, और जिस राज्य में चुनाव होता है निश्चित रूप से उस राज्य के जो राजनीतिक समीकरण है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अगर आप 2 साल का कांग्रेस का विपक्ष का जो रवैया रहा है उसको अगर आप आकलन करें तो रोहित जी आपको भी बहुत सरप्राइज मिलेगा कि कांग्रेस ने कोई जनहित के किसी इशू पर संसद के अंदर कोई बात नहीं कही। इन्होंने पहले कोई सिक्योरिटी वाले राहुल गांधी के यहाँ वो उसकी सिक्योरिटी को लेकर कोई सिपाही चला जाता है तो राहुल की जासूसी मोदी करा रहे हैं। तो इस तरह के इशूज कांग्रेस उठाती रही। डिस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ कांग्रेस सदन में दिखी, कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कांग्रेस की कभी दिखी नहीं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो जन विरोधी नीतियां कांग्रेस की रही और ये राष्ट्रीय नेतृत्व की पराजय है, सोनिया राहुल गांधी की एकदम खुली पराजय है ये, क्योंकि जब से सोनिया राहुल ने इस कांग्रेस की कमान संभाली है तो कांग्रेस का डिक्लाइन ही हुआ है। और अब 5 राज्यों के चुनाव के बाद अगर आप आकलन करेंगे तो कांग्रेस मुझे लगता है मुश्किल से 4 या 5% प्रतिशत जो इस देश की जनसंख्या है उसी पर इनका शासन होगा, यानी कि एमसीडी तक की पार्टी रह जाएगी ये। और इनके ही अपने ही इनकी जो गलतियां उसी का ये कारण है। तो अब देश में एक बदलाव की ब्यार है, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग एक ट्रांसपेरेंट सरकार चाहते हैं, लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो जनता के हितों के लिए काम करे, ना कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए काम करे। तो ये करारा जवाब कांग्रेस को भी है। और आपने पश्चिम बंगाल में तो वामपंथियों के साथ आपने गले लगा लिया, गठबंधन कर लिया। केरल में आप वामपंथियों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप क्या पश्चिम बंगाल के लोगों को मूर्ख समझते हैं क्या? या फिर आपको लगता है कि सिर्फ कांग्रेस के पास ही सिर्फ सोच है, बाकी इस देश में कोई जो नागरिक उनके पास कोई सोच नहीं है? तो आपने जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस तरह की जो बयान है उनको भी आप समर्थन दे रहे हैं वोट के लिए, कहीं ना कहीं अपनी और अपने वजूद को बचाने के लिए। तो इसका तो उल्टा दाव तो पड़ा ही है, इनको बैकफायर तो किए ही हैं सारे इशू। तो इनको इससे जो गलतियां कांग्रेस ने की हैं उसका तो परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और अब रोहित जी एक बड़ी बात इस देश के अंदर एक उभर कर आई है कि अब ये देश का नौजवान भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने 2 साल में काम किए हैं, हमारी जो योजना है उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो पोल रखी हुई थी जहां से करप्शन होता था, जो लीकेज होती थी, मोदी जी ने उस लीकेज को समाप्त करने का काम किया है। तो लोगों को एक भरोसा लोगों का निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ बढ़ा है कि भाई ये एक ट्रांसपेरेंट सरकार दे रहे हैं, करप्शन। आपकी बात पे कमेंट लेता हूं अजय जी से एक बार। अजय जी बोलिए। श्रीकांत, रोहित जी जिस तरह से श्रीकांत शर्मा जी बोल रहे हैं, पहले तो कांग्रेस ने इनकी जन विरोधी जो नीतियां हैं संसद में पूरी तरह से भूमि अधिग्रहण से लेके जो ये सूट-बूट वाली सरकार के खिलाफ हर वक्त हम लोग ने आवाज उठाई। ये लोग जो है भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन कश्मीर में जो है पीडीपी के गोद में बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा ढोंगी और जो है ना
चलवा वाली पार्टी तो आपको खोज के भी नहीं मिलेंगे। और अगर हमारी गठबंधन, हमारी जो कांग्रेस पार्टी को जो हर वक्त इनको इतनी डर हो गई है कांग्रेस पार्टी से, और लगातार पिछले 2 साल में महंगाई बढ़ी है, नौकरी नहीं हो रही है, किसान मर रहा है, सूखा पूरे देश में 33 करोड़ जनता जो पीड़ित है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा किस पर हो रही है? कभी ये जो है किसी बात पर जो है पूरी तरह से दिन भर जो है ना फालतू चीजें में जो है पूरे देश के समय बर्बाद कर रहे हैं। इनकी जो नीति है कि देश को गुमराह करें, क्योंकि पूरी तरह से फ्लॉप हुई है 24 में। और कैसी स्थिति इस राष्ट्रीय पार्टी की होगी कि केरल में, तमिलनाडु में, बंगाल में कहीं नहीं है, और हमें हमारे ऊपर जो निशाने साधे हुए हैं। बंगाल में कहीं नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इनको हमारे सामने जो ये हमारे खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। हमारा ये कहना कि असम इतना ज्यादा कूदी है मत्सर, अगर जो है 3 टर्म हमने सरकार चलाया है, जनता का जो निर्णय है उसको पूरी तरह से जो है सम्मान देते हुए हम लोग उसको मानते हैं, और हम लोग और जो है मजबूती के साथ राजनीतिक कार्यक्रम के साथ जनता के साथ जोड़ेंगे। लेकिन जो पार्टी जिसकी जहाँ केरल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, बंगाल में नहीं है, वो हमारे ऊपर टिप्पणी करे। हमारी सीट तो देख लीजिए पहले बंगाल में, और कम्युनिस्ट और हमारी गठजोड़ रहेगी आगे जिस विचारधारा से। और जेएनयू में ये लोग पूरी तरह से जो बहस को जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल हमने हर वक्त जो कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री और इतने लोग शहीद हुए, ये तो आजादी की लड़ाई में भी नहीं थे, ये डोंगी राष्ट्रवादी पार्टी अब अपने आप को जो। सर, आपको लगता है कि शहादत देख के वोटर वोट डाल रहा है आज की तारीख में? अगर शहादत देख के डाल रहा होता तो सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते चुनाव लड़ रहे थे ममता बनर्जी के खिलाफ, वो तीसरे नंबर पे थोड़ी चल रहे होते सर, जीत जाते वो आज। अगर वो शहादत देख के वोट डाल रहे होते कि 2 पीढ़ी पहले किसने शहादत दी थी। आप लोग प्रैक्टिकल चीजों पे क्यों नहीं जाते कि आम आदमी की जरूरत क्या है, वो चाहता क्या है, वो नेताओं से उम्मीद क्या करता है, सरकार चुनता किस लिए? रोहित जी मैं आपका सवाल सुन नहीं रहा था, फिर से बताइए। सर, मैं वापस आके पूछता हूं सवाल आपसे, उसके पहले जरा तस्वीर दिखा दूं। एक 210 रुझान आ गए हैं पश्चिम बंगाल के, जिसमें ममता बनर्जी को बहुमत मिलता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। रुझानों में कम से कम बहुमत आ गया है। 149 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, सीपीएम 26 पर, कांग्रेस 23 पर, अन्य 5 पर, और बीजेपी 7 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। यह पश्चिम बंगाल की स्थिति है, यानी कि ममता बनर्जी एक बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसकी उम्मीद शायद वहां पर किसी ने नहीं की थी। पोलस्टर्स भी जो सीटें दे रहे थे वो 180 190 तो दे रहे थे, लेकिन हाथ रोक रोक के देने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरा जो एक बड़ा उलटफेर तमिलनाडु से दिखाई पड़ रहा है वो ये कि एआईएडीएमके अब 67 सीटों पर, 67 सीट्स पर आगे चल रही है। डीएमके गठबंधन 46 सीटों पर आगे चल रहा है, यानी कि काफी पीछे रह गया। 68 और 48 हो गए, अब 20 सीटों का फासला आ गया दोनों के बीच में, और 2 अन्य आगे चल रहे हैं, और एक पर बीजेपी इस वक्त बढ़त दिखा रही है। केरल में 77 सीटों के साथ एलडीएफ गठबंधन ने पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है, बहुमत दिख रहा है उनको साफ तौर पे, और यही रुझान अगर नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो वहां उनका बहुमत आ चुका है। और तमिलनाडु का हाल हम आपको बता चुके हैं, केरल का हाल हम आपको बता चुके हैं। ये तमिलनाडु की विधानसभा इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने आ गई है, और असम में बीजेपी इस वक्त काफी कंफर्टेबल पोजीशन में दिखाई पड़ रही है, जहां 43 सीटों के साथ अच्छी बढ़त पर वो मौजूद हैं 64 सीटों के रुझान आने के बाद, जिसमें कांग्रेस 13 सीटों पर आगे चल रही है, एआईयूडीएफ 6 सीट पर आगे चल रही है, अन्य 2 सीटों पर इस समय आगे चल रहे हैं। बीजेपी की बढ़त 75 सीटों के रुझानों में 49 हो गई है इस वक्त असम विधानसभा के रुझानों के अंदर। ये असम विधानसभा की तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है। अब मैंने जो सवाल अजय जी से पूछा था वो सुन नहीं पाए सुषमा जी, आपसे मैं जरूर उसका जवाब चाहूंगा। आज की तारीख में जब कोई वोट देने जाता है वो ये देखता है कि किसकी पार्टी ने कितने बलिदान दिए हैं देश के लिए, किसका कौन नेता शहीद हुआ है। अगर शहादत पे ही वोट मिलते तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते को जीतना चाहिए था आज ममता बनर्जी के सामने। बिल्कुल, जो मैंने पहले बात की थी कि आज का जवान ये देख रहा है कि उसको रोजगारी कहाँ से मिल रही है। और अगर आप वेस्ट बंगाल में देखें तो आपकी जो 2 पार्टीज हैं जिन्होंने ये गठबंधन किया है, कांग्रेस और लेफ्ट, अगर आप हिस्टोरिकल देखें तो पहले तो कांग्रेस का ही वहाँ पर दबाव था वेस्ट बंगाल में। सिद्धार्थ शंकर रे थे वहाँ पर मुख्यमंत्री, और खैर और भी बहुत बड़े बड़े नेता थे वहाँ पर, और उसके बाद लेफ्ट आई इतने सालों के बाद, इतने डिकेड्स वहाँ रही। तो ये हो गई हैं पुरानी पार्टीज। अगर आप युवा की नजरिए से देखें तो ये हो गई हैं
हैज बीन समझ लीजिए, उन्होंने वहां जाके क्या किया? अभी मैंने कहा कि लेफ्ट ने ये किया, मैं ये नहीं मान सकती कि सिर्फ लेफ्ट ने ये काम किया कि वहां से उद्योग चले गए, कांग्रेस का भी हाथ था उसमें। कांग्रेस ने अगर इतना वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया होता तो लेफ्ट तो उसमें तोड़फोड़ तो नहीं कर सकती थी। तो कांग्रेस और लेफ्ट का जो हिस्टोरिकल लेगेसी यही है कि उन्होंने वेस्ट बंगाल को एक जगह बना दी जहां पर इंडस्ट्री है ही नहीं। और अब लोगों को जो ममता का जो स्लोगन है परिवर्तन, वो परिवर्तन जो है वो लोगों के आंखों में है कि भाई अब परिवर्तन ममता दीदी आई हैं, करेंगी। और उनको लगता है कि अभी उनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कांग्रेस और लेफ्ट को इतना टाइम दे दिया तो ममता बनर्जी को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और अगर ये युवा देख रहे हैं कि अरे भाई पहले अब रोजगारी क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ उद्योग नहीं है, उद्योग यहाँ बने क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे जो पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने कुछ यहाँ पर काम नहीं किया। तो ममता बनर्जी जो कोशिश कर रही है, शायद ज्यादा ना कर पाई, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही रही है। और मेरे को लगता है कि ये जो नए वोटर्स हैं अभी भी ममता के पास हैं, ममता के लिए वोट देंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ पर परिवर्तन होगा, यहाँ चेंज होगा। चलिए एक बार हमारे दर्शक कई कह रहे हैं कि ड्रोन के जरिए फिर से दिखा दीजिए आपने। तो हम वापस चलते हैं सचिन के पास, न्यूज रूम में लेकर चलते हैं। वो ड्रोन के जरिए आपको मौजूदा आंकड़ों दिखा रहे हैं, तस्वीर क्या बता रही है इस वक्त, सचिन बताइए। और जितनी तेजी से रोहित ड्रोन चलता है, और शायद यही खूबसूरती ईवीएम्स की भी, कि उतनी तेजी से रुझान जो है आंकड़ों में तब्दील होते हैं और फटाफट वो बदलते भी जाते हैं। पश्चिम बंगाल इस वक्त स्थिति 218 रुझान हमारे पास है, 294 में से लगभग स्थिति साफ हो रही है। हालांकि बीजेपी के लिए कोई बहुत बुरी खबर नहीं है, लेकिन 7 सीटें इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है। टीएमसी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ आगे जाती हुई फुल मेजोरिटी की तरफ, 153 ममता की वापसी, लेकिन 184 वाला फैक्टर यहां पर देखा जाएगा, उसके आसपास रहती है, टच करती है कि नहीं। एक बहुत बड़ा डिबेकल लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन, जिसमें 24 सीटों पर सिमटती फिलहाल के रुझान के हिसाब से कांग्रेस नजर आ रही है। 218 के रुझान है 294 में से, और 292 पर काउंटिंग चल रही है। हम आपको बताएं 2 पर नहीं चल रही है। अदर्स इस वक्त 5 पर चलते। इस वक्त आपको साउथ में, जहां पर अब भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, बीजेपी 1 सीट पर 135 के रुझान है, बीजेपी 1 रुझान में आगे चल रही है। इसके अलावा एआईएडीएमके 81 सीटों पर बढ़त तेज हो गई है। और इस बीच खबर ये आई थी कि डीएमके ने लड्डुओं के जो पैकेट मंगवा रखे थे उन्हें फिलहाल रोक लिया गया है, क्योंकि वहां पर सेलिब्रेशन शुरू हो गया था। 48 यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति तो डीएमके की नजर नहीं आ रही, जो कि इससे पहले एग्जिट पोल्स में नजर आ रही थी। 135 की ये रुझान है, 234 में से डीएमडी के प्लस को फिलहाल 0। ये बहुत बड़ा फैक्टर था, कहा जा रहा था कि डीएमडी के बहुत बड़ा फैक्टर विजयकांत का हो सकता है, लेकिन वो चला नहीं। असम का रुख कर लेते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन, वहां पर लोटस उगता हुआ, कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के चेहरे पर खुशी। 82 रुझान इस वक्त हमारे पास, 126 में से बीजेपी मेजोरिटी की तरफ आगे बढ़ती हुई। 15 रुझानों में कांग्रेस को फिलहाल बढ़त नजर आ रही है। कांग्रेस का 15 साल का शासन, यहां पर तरुण गोगोई जो कि सुबह भी नजर आ रहे थे कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे, उन्हें वो नजर नहीं आ रही है। एआईएडीएफ 9 सीटों पर फिलहाल ये नजर आ रही है। सुबह कहा जा रहा था बदरुद्दीन फैक्टर बहुत ज्यादा अहम हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल रुझानों में तो नजर नहीं आ रहा है। 82 के हम आपको बताएं ये रुझान 126 की कुल असेंबली सीट्स में से। अदर्स 4 पर आगे चल रहे हैं। केरला सीधे तौर पर बिल्कुल उलट हो गया, रिवर्स स्वीप। केरला एलडीएफ आ रहा है, यूडीएफ चला गया। बीजेपी के लिए अच्छी खबर, 2 सीटों पर बीजेपी की यहां पर एंट्री हो जाती है, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया खबर होगी। 140 की 140 सीटों की इस वक्त हमारे पास पूरी विधानसभा का रुझान है। 79 सीटों एलडीएफ की वापसी, अच्छे मार्जिन के साथ वापसी करते हुए और फुल मेजोरिटी के साथ यूडीएफ ओमन चांडी वापस जा रहे हैं, यानी कि उन्हें फिलहाल बढ़त नहीं मिल रही है। 10 पर अदर्स अन्य आगे चल रहे हैं। 140 सीटों में से 140 के रुझान इस वक्त हमारे पास हैं। पुडुचेरी आपको लिए चलते हैं। पुडुचेरी की कुल सीटों में से इस वक्त हम आपको बताते हैं, हमारा ड्रोन कह रहा है 10 के रुझान हमारे पास है। 30 में से बीजेपी बहुत फाइट में पहले भी नहीं थी, बीजेपी के लिए अभी वहां पर 0 है जो रुझान हमारे पास है। कांग्रेस 4 पर यहां पर चल रही है, जो रुझान है उनके मुताबिक आगे। और साथ ही साथ बात की जाए डीएमके और एआईडीएमके का खाता यहां पर नहीं खुला है, बिल्कुल उलट यहां तमिलनाडु से नजर आ रहा है। डीएमके प्लस को कहा जा रहा था कि बढ़त मिलेगी, लेकिन फिलहाल अदर्स यहां पर 6 पर चल रहे हैं। डीएम की तरफ से भी अभी कोई खबर नहीं आई है। तो जैसे जैसे ये रुझान और अपडेट होंगे वापस आपको लिए चलेंगे।
फिलहाल उसी ड्रोन से हम वापसी करते हैं स्टूडियो की तरफ। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन। वापस आएंगे आपके पास न्यूज़ रूम में और रुझान आ जाने के बाद, तब आपसे बात करेंगे।